नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की 5th क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये 5वीं क्लास है, 4 क्लासेज हो चुकी हैं और आज में होगा सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। अब उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ कौन सी हैं, कितने पार्ट में डिवाइड की गई हैं, सारा सब कुछ यानी प्रीलिम्स और जो मेंस एग्जामिनेशन सबके लिए देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में हम देखेंगे क्या क्या। तो मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। एक तो पर्वत पदीय मृदा है, दूसरा मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा है और तीसरा जो है दक्षिण के पठार की मृदा या जिसको कि हम बुंदेलखंडी मृदा के नाम से भी जानते हैं वो है। ये 3 मेजर कैटेगरी हैं। उसके बाद इन तीनों की कुछ पर्टिकुलर सब कैटेगरी हैं। पर्वत पदीय मृदा में भाबर मृदा है, तराई मृदा है और उसके बाद फिर मध्य के मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है वो अगेन 5 टाइप की है। इसमें जलोढ़ मृदा जिसमें खादर बांगर आ जाएगा, लवणी क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, फिर काली मृदा और भूण मृदा। ये मध्य के मैदानी भाग की जो मृदाएं हैं उनका एक हिसाब से कैटेगरी डिवीजन है। इसके बाद दक्षिण के जो पठार की मृदा है इसको अगेन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा, राकर मृदा और मोंटा मृदा। ठीक है, तो इतने जो टाइप की सॉइल्स हैं उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती हैं वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट करके रखी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, बाकी और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको मैं नोट भी करता रहूँगा। तो चलिए 1 बाय 1 सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मृदा क्या होती है। मृदा की जो डेफिनीशन या आप कह सकते हैं कि डेफिनीशन ऑफ सॉइल क्या होती है। ठीक है, देखिए, भूपृष्ठ पर मिलने वाले ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सब्सटेंसेस, मतलब असंगठित पदार्थ। क्या कहते हैं? असंगठित जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पतियों के योग से बनती है। ठीक है, तो असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो किससे बनती है? जो चट्टानों और किससे? वनस्पतियों से बनती है, उसी को हम कहते हैं मृदा। ठीक है, इसके अगर आप अध्ययन की बात करें तो उसको कहा जाता है क्या? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा अध्ययन के लिए कहा जाता है पेडोलॉजी। अब अगर आप वैज्ञानिक स्तर पर देखें कि उत्तर प्रदेश की जो मृदाएं हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली इसमें है पर्वत पदीय मृदा, दूसरा है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, तीसरी है दक्षिण के पठार की मृदा या बुंदेलखंडी मृदा। हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे कि जो पर्वत पदीय मृदा होती है इसी को हम मतलब भाबर या तराई क्षेत्र की मृदा भी कहते हैं। तो भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है, तराई क्षेत्र की मृदा कैसी होती है, ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि स्टेटमेंट बना के भी अगर प्रश्न आ रहे हैं तो उससे हमें कोई समस्या ना होने पाए। चलिए, इसमें पहले सॉइल ऑफ फूट हिल रीजन, मतलब पर्वत पादीय मृदा है, तो उसका जो पहला पार्ट है वो है सॉइल ऑफ भाबर रीजन यानी भाबर क्षेत्र की मृदा। देखिए, भाबर क्षेत्र के बारे में पहले भी हम जो रिवर वाला सेक्शन था उसमें हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये मृदा ऐसी होती है जो हिमालयी नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जो मतलब हैवी डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जिनको कहते हैं भारी निक्षेप, भारी निक्षेपों के द्वारा ये जो मृदा होती है वो निर्मित होती है। इसी के कारण यहाँ की मृदा में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कंकड़ होगा, पत्थर होगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, और मोटे बालुओं की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, और इस क्षेत्र की जो मृदा होती है वो काफ़ी छिछली होती है। तो मृदा कैसी होती है? काफ़ी छिछली होती है मृदा यहाँ की। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अगर मृदा काफ़ी छिछली होगी तो इसका कारण ये होगा कि जो पानी होगा वो शीघ्रता से नीचे चला जाएगा। पानी शीघ्र क्या होगा? नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये भाबर रीजन का कुछ प्रॉपर्टी है। ये जो मृदा होती है ये कृषि कार्य के लिए आप समझ रहे हैं कि जब कंकड़ पत्थर मोटे बालू ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो कृषि के लिए तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी? अनुपयुक्त होगी। कृषि के लिए ये मृदा अनुपयुक्त होती है और यहाँ ज़्यादातर वही झाड़ियाँ हैं, वन हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जो ज़मीन भी होती है वो कैसी होती है? वो ऊबड़ खाबड़ टाइप की होती है। तो ये है भाबर मृदा। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल ऑफ तराई रीजन, यानी जो तराई क्षेत्र की मृदा होती है वो कैसी होती है। हमने जब रिवर वाला टॉपिक देखा था तो उसमें देखा था कि भाबर के समानांतर उसके बिल्कुल दक्षिण में जो मतलब एक नमी युक्त दलदली क्षेत्र होता है, नमी युक्त दलदली क्षेत्र जो होता है उसी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र की मृदा। इस मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो वो हिमालय वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा बहाए गए जैसे मोटे बालू कंकड़ पत्थर से तो भाबर बन गया, लेकिन उसके बाद जो वो महीन
डिपॉजिट्स होती हैं, महीन निक्षेप से इसका निर्माण होता है, महीन निक्षेप से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो मृदा होती है ये कैसी होती है, ये समतल होती है और कैसी होती है, और दलदली होती है, और कैसी होती है, नम होती है और उपजाऊ भी होती है। तो ये तराई रीजन की मृदा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तराई क्षेत्र में ही नदियाँ, आपने लास्ट सेशन में देखा कि जो नदियाँ होती हैं वो फिर से अपीयर हो जाती हैं और यहाँ महीन जो कण होते हैं उनके निक्षेप मिलते हैं। इसमें जो फसलें ज़्यादा पानी वाली होती हैं उनकी खेती की जा सकती है, जैसे कि गन्ना है और धान है, जूट है, इन सारी फसलों की खेती इसमें तराई जो क्षेत्र की मृदा होती है उसमें की जाती है। ठीक है, तो ये भाबर रीजन के और तराई रीजन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो हमारा पहला यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि जो पर्वत पादीय मृदा होती है उसमें भाबर और तराई का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं और इनके बारे में मतलब इनका मतलब क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, यानी सॉयल ऑफ जो मिडिल प्लेन। हमने देखा इसको कि ये 4-5 पार्ट में डिवाइड हैं। तो देखिए जो मिडिल प्लेन की सॉयल होती है इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये नदियों के अवसाद से हुआ है, यानी नदियों के अवसाद से जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कछारी, ये सारी जो मिट्टियाँ हैं ये सारी इससे जो सॉयल ऑफ मिडिल प्लेन है इसका निर्माण हुआ है। अब इसमें जो होता है ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है बांगर सॉयल। अब बांगर सॉयल मतलब इसको आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो पुरानी कॉप जो मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं बांगर सॉयल, यानी जो बिना बाढ़ वाला क्षेत्र आप कह सकते हैं, या उच्च भूमि। हमने नदियों के जो सेक्शन में उसमें अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। इसके बाद जो खादर सॉयल है, खादर सॉयल को आप कह सकते हैं नई काप मिट्टी, यानी बार बार यहाँ पे बाढ़ आती रहती है और जो मिट्टी है वो बार बार रेनोवेट होती रहती है, या आप कह सकते हैं नीचे वाला क्षेत्र या निम्न भूमि का क्षेत्र है ये सारा। देखिए बांगर मिट्टी को दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मटियार, इन सारी के नामों से भी जाना जाता है। तो बांगर मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है, बलुई दोमट या दोमट भी कहा जाता है और मटियार, इन सारे नामों से बांगर सॉयल को जाना जाता है। और मेनली इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका जो नाम है वो है ऊपर हाट मृदा, ऊपर हाट मृदा कहा जाता है किसको, बांगर सॉयल को। ठीक है, खादर की अपेक्षा आप जानते हैं ये उपजाऊ कम होती है, इसमें नाइट्रोजन है और फास्फोरस है और ह्यूमस, इन सारी चीज़ों की क्या होती है, कमी होती है। याद रखिएगा बांगर सॉयल में ये सारी चीज़ें कमी होती हैं। तो जो बांगर सॉयल होती है उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस, इन सारी चीज़ों की कमी होती है। वहीं जो खादर होती है ये मिट्टी कैसी होती है, ये बांगर की अपेक्षा उपजाऊ होती है। और इसे क्या क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बलुआ मिट्टी या फिर शिष्ट बलुआ, ये सारे इसके नाम हैं, या नूतन कॉप के नाम से इसको जाना जाता है, नूतन कॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है, चूने की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, तो बांगर सॉयल क्या होती है, क्या नाम से जाना जाता है, किस चीज़ की कमी होती है, और खादर सॉयल को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है और किस चीज़ की कमी होती है, ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद जो सॉयल ऑफ मिडिल प्लेन्स का जो दूसरा पार्ट है वो है सैलाइन और एल्कलाइन सॉयल। इसका मतलब जो लवणीय और कैसी मृदा, क्षारीय मृदा। तो जो प्रदेश का मतलब बांगर मृदा वाला क्षेत्र यानी जो कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है, वहाँ के जो किसान हैं वहाँ उन्होंने भूमि में अधिक मतलब आप कह सकते हैं कि उर्वरक का प्रयोग किया है। इसके वजह से जो मतलब मृदा में उर्वरक हैं वो सारे घुल गए हैं और कुछ उर्वरक पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी चले गए हैं, जिसी से क्या हुआ, एक नई मृदा का निर्माण हुआ। और ऐसी ही मृदा को हम सैलाइन और एल्कलाइन सॉयल कहते हैं। मेनली इसमें जो रोल है वो उर्वरक का है। ठीक है, लवणीय मृदा में क्या होता है, इसको देख लीजिए। लवणीय मृदा में सोडियम वियोजन होता है, सोडियम वियोजन होता है, और मतलब इसका मतलब ये कि सोडियम उसमें घुला रहता है और इसका जो pH होता है वो 7 से लेकर के 7.5 तक होता है। और सोडियम वियोजन 15% से कितना कम होता है, 15% से कम होता है।
ठीक है। देखिए हर एंगल से चीज़ों को पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि प्रश्न पता नहीं किस लेवल की कौन सी चीज़ पूछी जाए हमसे, है ना। क्षारीय मृदा में सोडियम वियोजन क्या होता है, वो 15% से अधिक होता है। तो जो अल्कलाइन होता है, यानी आप लिख दीजिए क्षारीय मृदा में, लवणीय मृदा में जो सोडियम वियोजन होता है वो तो 15% से कम होता है, और यहाँ पे क्षारीय मृदा में 15% से सोडियम वियोजन ज़्यादा होता है। और इसका पीएच कितना होता है, पीएच इसका लगभग 8.5 होता है, ठीक है। और मिट्टी की अगर अम्लीयता दूर करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए कई बार पूछा गया है, चूने का प्रयोग किया जाएगा, चूने का प्रयोग किया जाएगा। और क्षारीयता दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, क्षारीयता दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लगभग आप कह सकते हैं कि 10% भाग पे ये मिट्टी पाई जाती है यूपी में, ठीक है। 10% एरिया टोटल है, उस पर सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। अगर क्षारीय और लवणीय मिट्टी से प्रभावित जिलों की बात करें तो उसमें अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, ईटा है, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सारे जो हैं यहाँ पे लगभग सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल ही पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा, यानी जिसको कि हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। अब जानते, जाहिर सी बात है डेजर्ट सॉइल कहाँ पे होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, जैसे कि अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है। और जब कम वर्षा होगी तो जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, कम उपजाऊ मिट्टी होगी। इसमें कमी किसकी होती है, तो कमी इसमें होती है नाइट्रोजन की होती है, और फास्फोरस की, और ह्यूमस की। इन तीनों चीज़ों की मतलब कमी होती है डेजर्ट सॉइल में, ठीक है। और अधिकता किसकी होती है, तो अधिकता होती है चूने की, ठीक है। मेनली ये जो सॉइल होती है ये मोटे अनाजों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, डेजर्ट सॉइल। इसके बाद है मड सॉइल, जिसको कि हम हिंदी में भूण मृदा भी कहते हैं, भूण मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और खादर क्षेत्र में अवसाद से, आप ये कह सकते हैं कि खादर क्षेत्र में अवसाद से 10 से लेकर 20 फुट जो ऊंचे टीले होते हैं, ऊंचे टीले बन जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मड सॉइल या भूण सॉइल कहते हैं खादर क्षेत्र में। इसके बाद है ब्लैक सॉइल, आप सभी जानते हैं इसको रेंगुर सॉइल के भी नाम से जाना जाता है, रेंगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसका एक नाम है, उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है करेल, करेल मृदा, मतलब जो ब्लैक सॉइल है। और इसका निर्माण आप जानते हैं मैग्मा के लावा से हुआ है, और जल धारण करने के बाद ये मृदा चिपचिपी हो जाती है, और सूख जाने के बाद इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। अगर आप एरिया कवर्ड देखें कि उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, इन सारी जगह पे ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं। इसके बाद फिर हम अपना थर्ड सेक्शन देखते हैं कि सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। हमने यहाँ पे सारे देखें, ये यहाँ पे है ना, जो मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, इसमें जलोढ़ है, लवणी, क्षारी, मरुस्थली, काली और भूण मृदा देखी। अब दक्षिण के पठारी मृदा को देख लेते हैं कि लाल मृदा, परवा, ये सारे, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए जो सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेट्यू है, तो यहाँ पे एक तो चट्टानों की अधिकता है, और इसी कारण चट्टानों के टूटने से उनके फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल फंक्शन से ही इस मृदा का निर्माण हुआ है। कहाँ पे, साउदर्न प्लेट्यू का, ठीक है। इस क्षेत्र में अगर आप देखें कि कौन कौन सा एरिया आएगा, तो फिर बुंदेलखंड वाला ही एरिया, जैसे कि ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आते हैं। और मेनली इसको हम, इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के भी नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। किसको, जो सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेट्यू है। इस मृदा को भौतिक और रासायनिक आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला जो है वो है रेड सॉइल, यानी लाल मृदा जिसको हिंदी में कहते हैं। ये मृदा मेनली बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में, जैसे कि मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, चंदौली, यहाँ पे पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो है वो गीली होने पर कैसी हो जाती है, तो लाल मिट्टी गीली होने पर पीली हो जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण आता है, तो इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। इसमें कमी किस चीज़ की होती है, तो वो है
नाइट्रोजन और फास्फोरस, और उसके बाद फिर ह्यूमस और जो चूना है, ठीक है। और अगर आप देखें कि अधिकता किन किन चीज़ों की होती है रेड सॉइल में, ये आपको ज्योग्राफी में पूरा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बस वही आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। फसल कैसी होती है, तो दलहन है और तिलहन की जो लगभग फसलें हैं वो सारी रेड जो लाल मिट्टी है वहाँ पे होती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट परवा मृदा या परेवा मृदा कहीं कहीं इसको कहा जाता है। तो ये मृदा जो है वो हमीरपुर है, जालौन, यमुना के तटीय भूमि में खासकर मतलब बीहड़ों में ये पाई जाती है। ये जो होती है ये हल्की भूरे रंग की होती है, हल्की भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा होती है, बलुई दोमट मृदा ये होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ऑर्गेनिक जो मैटर होता है इसकी कमी पाई जाती है, यानी जैविक या जैव तत्वों की कमी, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। अब इसमें चना है, ज्वार है, मक्का है, मोटे अनाज, इन सारी चीज़ों का उत्पादन होता है। हमीर, जालौन और ये सारी चीज़ें मतलब इन सारे ज़िलों में इसको पाया जाता है। चना है, ज्वार है, मक्का है और मोटे अनाज, इन सारी चीज़ों का इसमें उत्पादन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है माड़ मृदा, या इसको कहीं कहीं मार मृदा ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, मार मृदा या फिर माड़ मृदा, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है काला, या आप कह सकते हैं जो रेंगुर मृदा होती है ब्लैक सॉयल उसके समान होता है, रेंगुर मृदा के समान होता है, चिकना काला रंग का और गोंद की तरह होता है, ये गोंद की तरह, ठीक है। कृषि कार्य बहुत कठिन है, यहाँ पे कृषि कार्य कठिन है। और मेनली ऐसी जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे कि कहाँ पे, बागपत में और शामली में। शामली आप जानते हैं, शामली के बारे में कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में शामली एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप शामली के बारे में हमें कमेंट करिएगा कि शामली क्या है, ठीक है। इसको हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। और हापुड़ है, ठीक है, हापुड़ सबसे छोटा एरिया उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा। तो ये माड़ मृदा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद जो है वो है राकर, राकड़ या राकड़, कहीं कहीं इस तरह से लिखा जाता है, राकड़ मृदा या राकर मृदा, ठीक है। तो ये जो है लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है, लाल भूरे रंग की कैसी दानेदार मृदा होती है और सामान्यतः ढालों में पाई जाती है, ढालों में पाई जाती है ये। और इसमें तिल है और चने की खेती की जाती है, तिल और चने की खेती की जाती है। मतलब पाई भी वही जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, मतलब पठार और पहाड़ी क्षेत्र यहीं पे पाई जाती है ये। तो कहाँ पे पाई जाती है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद जो है वो मोंटा या भोंटा मृदा, इसको इस तरह से कहा जाता है, भोंटा मृदा, और इंग्लिश में लिखा जाता है MONTA, मोंटा सॉयल। तो इसका निर्माण जो है वो विंध्य रेंज की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, विंध्य श्रेणी के चट्टानों से टूटने से, ठीक है, इस मृदा का निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी में मेनली मोटे अनाज की खेती की जाती है, मोटे अनाज की जो खेती है वो सारी की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे 5 कंप्लीट हुआ, जिसमें मोंटा, राकर, माड़, परेवा और रेड सॉयल। तो जो सॉयल ऑफ साउदर्न प्लेटू था वो भी यहाँ पे हमने पूरा देखा 1 बाय 1। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि पर्वत पर्दी मृदा में भाबर, तराई, उसके बाद फिर जो मध्य का मैदानी क्षेत्र की मृदा है तो जलोढ़, लवणी, छारी मृदा, मरुस्थली है काली मृदा, भूण मृदा, और फिर दक्षिण के पठारी भाग में लाल मृदा, परवा, माड़ और राकर और मोंटा मृदा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। एक चीज़ और इसमें आती है, छोटी सी चीज़, खैर आपने पहले से पढ़ रखी होगी, कि जो सॉयल एरोजन होता है, मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। सॉयल एरोजन, ठीक है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं क्या, मृदा अपरदन। अब जब मृदा अपरदन का मतलब यही होता है कि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाए, उसी को हम कहते हैं एरोजन, यानी सॉयल का एरोजन हो गया। 2 टाइप की मतलब मेनली होती है, एक तो होता है वाटर एरोजन, और दूसरा होता है विंड एरोजन। अब वाटर एरोजन में ही फिर आता है लेयर एरोजन, फिर गली एरोजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कई बार यूपी स्पेशल में भी प्रश्नों को रिलेट करके इस तरह से पूछा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, ये फैक्ट एक बार पूछा गया है। मृदा अपरदन को
रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर सॉइल एरोजन की बात करें तो मेनली 2 टाइप्स में होगा। फर्स्ट इज वाटर एरोजन एंड सेकंड इज विंड एरोजन। वाटर एरोजन अगर आप देखें तो मेनली वो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में होता है, और अगर वायु अपरदन देखें तो जो मथुरा है, आगरा है, यहाँ पे इस तरह से विंड एरोजन भी होता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी हमने आपके सामने रखे, और जो चीज़ें परीक्षा में पूछी गई हैं सब कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद आपको अन्यथा और कुछ इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट ईयर से इसके रिलेटेड जो प्रमुख MCQ हैं और जो प्रश्न उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से पूछे गए वो सारे हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ टाइप की पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो मृदा क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। हमने देखा ना, पर्वतपादी मृदा, मैदानी क्षेत्र की मृदा और फिर दक्षिण की पठारी मृदा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़, पत्थर व मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र का ऐसा भाग, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा भांवर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है। तो तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होगी, वो समतल होगी, नम होगी, दलदली होगी। हमने डेफिनेशन देखी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा चौथे का। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की खेती के हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गन्ने की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है वो कौन सी है, वो भांवर और तराई क्षेत्र की मृदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेंगुर या कपास मृदा कहा जाता है। तो इसको किस मृदा को कहा जाता है, तो अभी हमने देखा अपने ब्लैक सॉयल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैक सॉयल, काली मृदा। ये गलत टाइप हुआ है, कली लिखा ना, काली मृदा है, ये ब्लैक सॉयल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपहार मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये उपरहार मिट्टी है। हमने अभी देखा ना, उपरहार मिट्टी किसे कहा जाता है। तो उपरहार मिट्टी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बांगर मृदा को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो जो राकड़ मृदा है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, वो पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में से मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जो लाल मृदा है वो उत्तर प्रदेश में किस मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन था, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है लाल मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा अपरदन के कारण प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण हुआ है। तो ये जो है अवनालिका अपरदन, चंबल में सबसे ज़्यादा गली इरोजन होता है, फेमस है। इसके बाद है, खादर एवं बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर एवं जो बांगर है वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, तो वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं। अभी आपने ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड क्षेत्र कौन सा है वायु अपरदन से, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मथुरा आगरा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो अवनालिका अपरदन से सबसे प्रभावित जो जिला है वो कौन सा है, वो है इटावा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भांवर, ये भांवर लिखा हुआ, भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में कंकड़ीली और पथरीली टाइप की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो जो पीएच मान होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से लेकर 7। यहाँ पे ऑप्शन 5 है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 से 7 तक का होना चाहिए पीएच उसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है पश्चिमी भाग में, ये गलत लिखा हुआ है, पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए डिस्कशन इसीलिए शुरू में किया गया कि इन सब जो कॉन्सेप्ट हैं आपको सही से समझ में आए और याद हो जाएं।
ठीक है। तो यहाँ पे 17 का सही उत्तर होगा डी, ओ सॉरी सी, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, शकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जो शकर मृदा है वो उपयुक्त है तिल के उत्पादन के लिए, तिल फसल वहाँ पे अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल जो धारण करने की सर्वाधिक क्षमता किस मृदा में होती है? तो वो होती है नवीन जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है वो जलीय अपर्दन होता है, तराई क्षेत्र में, वो आपने ऊपर देखा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के अपर्दन को किसानों की मौत कहा जाता है? तो ये जो किसानों की मौत कहा जाता है किस प्रकार के अपर्दन को, तो ये किसको कहा जाता है? ये परत अपर्दन को। ठीक है, अभी डिस्कस ही किया हमने परत अपर्दन और फिर गली एरोजन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु अपर्दन से प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वायु अपर्दन से सबसे जो प्रभावित जिला है वो कौन सा है? एक तो मथुरा है और आगरा है, दोनों है, बी और सी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? वन आरोपण के द्वारा रोका जा सकता है, पेड़ लगा के। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी में खारापन क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो यहाँ पे जो क्षारीयता की समस्या का समाधान है वो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना, इससे मिट्टी में खारापन और क्षारीयता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोंटा मृदा में किस फसल की खेती होती है? तो जो मोंटा मृदा होती है उसमें मोटे अनाज की खेती होती है, ऊपर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के क्या कारण, ऊसर होने के कौन से कारण हैं? तो जो ऊसर होने का कारण है वो जल निकास का उचित प्रबंधन न होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ 4 कथन में से आपको ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, काली मिट्टी के स्थानीय भाषा में उसका नाम क्या होता है? रेगुर मृदा। क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? अब लेटराइट मिट्टी के विषय में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो ये सही है, लेटराइट मिट्टी वहीं पे होती है। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, बल्कि कमी नहीं, ये अधिकता ही पाई जाती है लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की, इसी कारण से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी केवल एक करेक्ट होगा। यहाँ पे दोनों ही 2 दिए गए हैं, तो एक यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक फैक्ट और है जो कि मैं यहीं पे डिस्कस कर लूँगा, वो प्रश्न नोट नहीं हो पाया है। देखिए, अगर मिट्टियों की जल धारण क्षमता की बात की जाए, जो कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, उसमें क्या क्या हैं? एक तो है क्ले, दूसरा है सिल्ट और तीसरा है सैंड। ठीक है। अब इसमें से जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है वो क्ले में होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मृत्तिका। और उसके बाद फिर सिल्ट में होती है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गाद। और उसके बाद फिर सैंड में सबसे कम होती है, इसको हम कहते हैं बालू। तो ये आप एक क्रम है, इसको याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। ठीक है। एक बार पूछा गया है RO ARO की परीक्षा में, शायद 2017 में ही पूछा गया है।